आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जो हमारी पृथ्वी से हजारों साल आगे की भविष्य की कहानी है। इस भविष्य में इंसान इतने विकसित हो चुके हैं कि अब वे सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के अलग अलग ग्रहों पर बस चुके हैं। हर ग्रह पर अलग अलग घराने और साम्राज्य राज करते हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसे कॉरिनो एम्पायर कहा जाता है। और इस साम्राज्य का एक बेहद शक्तिशाली सम्राट है जिसकी सेना इतनी ताकतवर है कि कोई भी उससे टक्कर नहीं ले सकता। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक चीज है जिसकी वजह से सारी ताकत और सत्ता चलती है, और उस चीज का नाम है स्पाइस। यह एक बेहद रहस्यमयी पदार्थ है जो सिर्फ एक ही ग्रह पर मिलता है, और उस ग्रह का नाम है ड्यून। यह ग्रह पूरी तरह से रेगिस्तान से भरा हुआ है। स्पाइस की खासियत यह है कि अगर कोई इसका इस्तेमाल करे तो उसे असाधारण शक्तियां मिल सकती हैं। यह इतना शक्तिशाली है कि इसे ईंधन, दवाइयों और कई खतरनाक हथियारों में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसकी एक कीमत भी है। जो लोग लंबे समय तक स्पाइस का इस्तेमाल करते हैं उनकी आंखें पूरी तरह नीली हो जाती हैं। इसी वजह से ड्यून ग्रह पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे कीमती और सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। अब कहानी हमें कई साल बाद के भविष्य में ले जाती है, जहां इंसान अलग अलग ग्रहों पर बस चुके हैं और हर ग्रह पर अलग अलग घराने शासन कर रहे हैं। इसी बीच हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम छानी है। वह बताती है कि उनके ग्रह पर बाहरी लोग आते हैं और उनकी जमीन से स्पाइस निकाल कर ले जाते हैं। इन सबका नेता एक बेहद क्रूर आदमी है जिसका नाम राब्बन है। वह अपने सैनिकों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर स्पाइस की खुदाई जारी रहनी चाहिए। लेकिन तभी अचानक सम्राट एक बड़ा फैसला लेता है। वह आदेश देता है कि एक शक्तिशाली घराना अपने पुराने ग्रह को छोड़कर ड्यून ग्रह पर जाकर राज करेगा। किसी को समझ नहीं आता कि सम्राट ने ऐसा फैसला क्यों लिया। अब कहानी हमें एक दूसरे ग्रह पर ले जाती है जिसका नाम है कैलाडन। यहीं पर हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम है पॉल। पॉल अपनी माँ जेसिका के साथ रहता है। जेसिका कोई साधारण महिला नहीं है, उसके पास रहस्यमयी शक्तियाँ हैं और वह पॉल को भी इन शक्तियों को नियंत्रित करना सिखा रही है। लेकिन पॉल को एक अजीब समस्या है। उसे बार बार एक ही सपना आता है। अपने सपनों में वह एक लड़की को देखता है जिसकी आंखें पूरी तरह नीली होती हैं, और यही लड़की असल में वही रहस्यमयी लड़की चानी है। एक दिन अचानक सम्राट का दूत पॉल के पिता से मिलने आता है। पॉल के पिता उस ग्रह के राजा हैं और दूत उन्हें सम्राट का आदेश सुनाता है। अब से उन्हें अपने पुराने ग्रह को छोड़कर ड्यून ग्रह पर जाकर स्पाइस की खदानों पर नियंत्रण करना होगा। सम्राट का आदेश सुनने के बाद पॉल के पिता उस आदेश को स्वीकार कर लेते हैं। अब उन्हें ड्यून ग्रह पर जाकर स्पाइस की खदानों पर नियंत्रण करना होगा। लेकिन इस मिशन के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश छुपी हुई है। कुछ समय बाद पॉल अपने पिता के एक भरोसेमंद योद्धा से मिलता है। पॉल उसे बताता है कि उसे बार बार एक अजीब सपना आता है। उस सपने में वह उस योद्धा को मरते हुए देखता है। पॉल उसे कहता है, तुम सावधान रहना, मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन वह योद्धा पॉल की बात को गंभीरता से नहीं लेता। इसके बाद पॉल अपने पिता से मिलता है और उनसे कहता है कि वह ड्यून ग्रह के असली लोगों से दोस्ती करना चाहता है। इन लोगों को फ्रेमेन कहा जाता है। फ्रेमेन वही लोग हैं जो पीढ़ियों से ड्यून के रेगिस्तान में रहते आए हैं, और पॉल के सपनों में जो लड़की आती है चानी, वह भी इन्हीं फ्रेमेन लोगों में से एक है। इसी बीच पॉल को युद्ध की ट्रेनिंग दी जाती है। एक युद्ध सलाहकार उसे लड़ाई के नए तरीके सिखाता है। इस ट्रेनिंग में वे एक खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं जिसे एनर्जी शील्ड कहा जाता है। यह शील्ड शरीर के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बना देती है जिससे दुश्मन का हमला आसानी से असर नहीं कर पाता। दूसरी तरफ ड्यून ग्रह पर पहले राज करने वाला क्रूर शासक राब्बन अब बहुत परेशान है। उसे पता चल चुका है कि अब ड्यून ग्रह पर पॉल के पिता का नियंत्रण होने वाला है। लेकिन उसके नेता उसे समझाते हैं कि असल में यह सब उनके ही फायदे के लिए हो रहा है। उधर पॉल से मिलने के लिए एक रहस्यमयी महिला आती है। यह महिला पॉल के बारे में लगभग सब कुछ जानती है, यहाँ तक कि उसके सपनों के बारे में भी। दरअसल वह पॉल को परखने आई है। वह देखना चाहती है कि क्या पॉल वही चुना हुआ व्यक्ति है जिसके बारे में पूरे ब्रह्मांड में भविष्यवाणी की जा रही है। टेस्ट करने के बाद उसे लगता है कि शायद पॉल ही वह व्यक्ति है जो भविष्य में पूरे ब्रह्मांड को बदल सकता है। लेकिन जाते समय वह एक चेतावनी भी देती है। वह कहती है, अगर पॉल सच में वही चुना हुआ व्यक्ति है तो आने वाले समय में उसे बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पॉल यह सारी बातें सुन लेता है। इसके बाद उसकी माँ उसे बताती है कि भविष्यवाणी के अनुसार एक ऐसा उद्धारकर्ता आएगा जो पूरे ब्रह्मांड को बचाएगा और बुरे लोगों का अंत करेगा। अब पॉल और उसका परिवार ड्यून ग्रह जाने की तैयारी करते हैं, और कुछ ही समय बाद वे उस खतरनाक रेगिस्तानी ग्रह अराकिस पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, पॉल को महसूस होता है कि बहुत सारे लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जैसे वे उसे पहले से जानते हो। कुछ लोग तो उसे एक उद्धारकर्ता की तरह देखने लगे हैं। पॉल की माँ को लगता है कि शायद उस रहस्यमयी महिला ने पहले ही पूरे ग्रह पर यह खबर फैला दी है। थोड़ी देर बाद वे लोग ड्यून के एक बड़े शहर में पहुंचते हैं, और वहां पहुंचते ही पॉल के पिता एक बड़ा आदेश देते हैं। वे कहते हैं कि अब से स्पाइस की खुदाई का काम उनके नियंत्रण में चलेगा। यहीं पर पॉल को एक नई और खतरनाक चीज के बारे में पता चलता है। ड्यून के रेगिस्तान में विशालकाय जीव रहते हैं जिन्हें सैंड वर्म कहा जाता है। ये इतने बड़े होते हैं कि आसानी से पूरी मशीन या इंसान को निगल सकते हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि ये रेत में होने वाली हल्की सी कंपन को भी महसूस कर लेते हैं। जैसे ही कोई इंसान चलता है या कोई मशीन चलती है, उसकी आवाज सुनकर ये विशाल सैंडवर्म उस दिशा में तेजी से आने लगते हैं। इसी वजह से फ्रेमेन लोग रेगिस्तान में एक खास तरीके से चलते हैं। वे ऐसे पैटर्न में कदम रखते हैं जिससे उनकी चाल रेगिस्तान की प्राकृतिक आवाजों जैसी लगे। इस तरह सैंड
सैंडवर्म को शक नहीं होता कि वहाँ कोई इंसान चल रहा है। इसी बीच पॉल के खिलाफ एक गुप्त साजिश भी रची जाती है। कोई व्यक्ति एक खतरनाक मशीन जिसे बग हंटर कहा जाता है की मदद से पॉल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन समय रहते इस साजिश का पता चल जाता है। तभी पॉल के पिता के एक योद्धा उन्हें बताते हैं कि ड्यून ग्रह पर बहुत बड़ी संख्या में फ्रीमैन लोग रहते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम उनके नेता से मिलें तो शायद वे हमारे दोस्त बन सकते हैं। इसके बाद फ्रीमैन का एक नेता पॉल के पिता से मिलने आता है। पॉल के पिता उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि अब से कोई भी फ्रीमैन लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फ्रीमैन नेता उन्हें चेतावनी देता है। वह कहता है, अगर तुम सच में दोस्त बनना चाहते हो तो स्पाइस की खुदाई कम करो और हमारे लोगों को शांति से जीने दो। इसके बाद पॉल के पिता स्पाइस माइनिंग की तैयारियां देखने निकलते हैं। वहां पहुंचकर उन्हें पता चलता है कि जो लोग पहले यहाँ काम करते थे उन्होंने मशीनों को बहुत खराब हालत में छोड़ दिया है। इसी दौरान एक फ्रीमैन लड़का उन्हें एक खास तरह का सूट देता है। इस सूट को स्टिल सूट कहा जाता है। यह सूट रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए बनाया गया है। इसमें एक खास फिल्टर सिस्टम होता है जो शरीर के पसीने और गंदे पानी को फिर से साफ करके पीने लायक बना देता है। क्योंकि ड्यून के रेगिस्तान में पानी सबसे कीमती चीज है, यहाँ के लोग पानी की एक एक बूंद बचा कर रखते हैं। थोड़ी देर बाद पॉल और उसके पिता एक फ्लाइंग मशीन से रेगिस्तान के उस इलाके में जाते हैं जहाँ स्पाइस की खुदाई हो रही है। वे वहाँ काम की निगरानी कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन्हें दूर रेत में हलचल दिखाई देती है। एक विशाल सैंडवर्म सीधे उनकी मशीन की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर वह मशीन तक पहुंच गया तो वहां काम कर रहे सभी लोग मारे जाएंगे। यह देखकर पॉल के पिता तुरंत फैसला लेते हैं। वे अपने विमान को नीचे उतारते हैं ताकि मशीन में फंसे लोगों को बचाया जा सके। पॉल भी इस मिशन में उनकी मदद करने आगे आता है, लेकिन तभी अचानक पॉल को अजीब अजीब विजन दिखाई देने लगते हैं। उसे भविष्य की झलकियां दिखने लगती हैं। कुछ लोग उसे तुरंत वहां से उठाकर सुरक्षित जगह ले जाते हैं, लेकिन उसी समय सभी लोग पहली बार उस विशाल सैंडवर्म को साफ साफ देखते हैं। वह इतना बड़ा होता है कि पूरी की पूरी स्पाइस माइनिंग मशीन को एक ही बार में निगल जाता है। यह दृश्य देखकर सबको समझ आ जाता है कि ड्यून का रेगिस्तान कितना खतरनाक है। इसके बाद पॉल के पिता आदेश देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके स्पाइस माइनिंग का काम दोबारा शुरू करना होगा, क्योंकि अगर स्पाइस की सप्लाई रुक गई तो पूरे साम्राज्य में समस्या खड़ी हो सकती है। उधर पॉल को होश आने के बाद एक डॉक्टर उसका चेकअप करता है। डॉक्टर कहता है कि शायद स्पाइस के संपर्क में आने की वजह से उसे कोई एलर्जी या असर हुआ है, लेकिन पॉल को पता है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है। वह अपनी माँ से कहता है कि उसने फिर से उसी लड़की को अपने विजन में देखा है, वही लड़की जिसकी आंखें नीली हैं, और इस बार उसे ऐसा लगा जैसे वह लड़की उसे मारने की कोशिश कर रही हो। इसी विजन में पॉल को एक खास तरह का चाकू भी दिखाई देता है। यह वही चाकू होता है जिसे फ्रीमैन लोग अपना सबसे खतरनाक हथियार मानते हैं। इतना ही नहीं, पॉल को अपने सपनों में अपनी माँ के दूसरे बच्चे की झलक भी दिखाई देती है और वह बच्चा एक लड़की होती है। पॉल सोचने लगता है कि शायद वह उसकी छोटी बहन हो सकती है, लेकिन इसी बीच ड्यून ग्रह पर खतरा और भी बढ़ने वाला होता है। दूसरी तरफ क्रूर शासक बैरोन अपनी सेना के साथ ड्यून पर हमला करने की तैयारी कर रहा होता है। इधर पॉल और उसके पिता को एक डॉक्टर कुछ दवाइयां देता है ताकि वे आराम से सो सकें, लेकिन रात के समय अचानक पॉल के पिता की आंख खुल जाती है। वह देखते हैं कि उनके पास एक घायल नौकरानी पड़ी हुई है। वे जैसे ही उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं तभी अचानक एक जहरीली सुई उनके शरीर में चुभ जाती है और उनका सुरक्षा शील्ड भी टूट जाता है। तभी उन्हें समझ में आता है कि यह सब उसी डॉक्टर की साजिश थी। वह डॉक्टर असल में बैरोन के साथ मिल चुका होता है। डॉक्टर पॉल के पिता की उंगली से उनकी राजसी अंगूठी उतार लेता है, लेकिन जाते जाते वह एक वादा करता है। वह कहता है कि वह यह अंगूठी पॉल तक जरूर पहुंचाएगा। फिर वह एक और रहस्य बताता है। वह पॉल के पिता के मुंह में एक खास नकली दांत लगा देता है। उस दांत के अंदर एक खतरनाक जहर भरा हुआ होता है। डॉक्टर कहता है, अगर तुम इस दांत को तोड़कर जहर की हवा बाहर छोड़ दो तो तुम बैरोन को भी मार सकते हो। उधर दूसरी तरफ पॉल के साथियों को भी पता चल जाता है कि बैरोन की सेना ने हमला शुरू कर दिया है और अब ड्यून ग्रह पर एक भयानक युद्ध शुरू होने वाला है। उधर दूसरी तरफ पॉल के साथी पूरी ताकत से दुश्मनों का सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुश्मन की सेना इतनी बड़ी होती है कि वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। इसी बीच पॉल का एक वफादार सैनिक उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जब वह वहां पहुंचता है तो पॉल उसे कहीं दिखाई नहीं देता। दरअसल बैरोन के सैनिक पॉल और उसकी माँ जेसिका को पकड़ चुके होते हैं। वे दोनों को एक जहाज में ले जाते हैं और उन्हें रेगिस्तान के उस इलाके में फेंकने की योजना बनाते हैं जहाँ विशाल सैंड वर्म रहते हैं। उनका इरादा साफ होता है। वे चाहते हैं कि सैंड वर्म पॉल और जेसिका को जिंदा निकल जाए, लेकिन तभी जेसिका अपनी रहस्यमयी शक्ति का इस्तेमाल करती है। वह अपनी आवाज से सैनिकों के दिमाग को नियंत्रित करने लगती है। इस शक्ति को द वॉइस कहा जाता है। उसकी ताकत से सैनिक कुछ देर के लिए उनके काबू में आ जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर पॉल और उसकी माँ उनसे लड़कर खुद को आजाद कर लेते हैं। लेकिन जब वे बाहर निकलते हैं तो उन्हें एक भयानक सच्चाई पता चलती है। पूरा शहर तबाह हो चुका होता है। बैरोन की सेना ने लगभग सब कुछ नष्ट कर दिया होता है। इसके बाद पॉल और जेसिका रेगिस्तान में एक सुरक्षित जगह ढूंढकर वहां छिप जाते हैं। उधर बैरोन उस डॉक्टर से मिलता है जिसने विश्वासघात किया था। डॉक्टर उससे कहता है कि उसने यह सब सिर्फ इसलिए किया ताकि उसकी पत्नी को बचाया जा सके, लेकिन बैरोन अपना वादा निभाने वाला नहीं होता। वह उसी डॉक्टर को भी मार देता है। इसके बाद बैरोन पॉल के पिता के पास पहुंचता है, लेकिन उसी समय पॉल के पिता आखिरी बार एक चाल चलते हैं। वे अपने नकली दांत को तोड़ देते हैं जिसमें जहरीली गैस भरी हुई
होती है। जैसे ही गैस बाहर निकलती है, वहाँ मौजूद कई सैनिक तुरंत मर जाते हैं, लेकिन बैरोन किसी तरह उस जहरीली गैस से बच जाता है। जब उसके आदमी कमरे को साफ करते हैं तो वे देखते हैं कि बैरोन अभी भी जिंदा है। उधर दूसरी तरफ पॉल को डॉक्टर के बैग में अपने पिता की राजसी अंगूठी मिलती है। इससे उसे समझ में आ जाता है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उसी समय पॉल को एक और विजन दिखाई देता है। इस विजन में वह खुद को सम्राट की सेना के खिलाफ लड़ते हुए देखता है और उसके साथ वही रहस्यमयी लड़की होती है जिसे वह बार बार अपने सपनों में देखता आया है। पॉल समझ जाता है कि शायद यही भविष्य की लड़ाई का संकेत है। अगले दिन पॉल और उसकी माँ उस जगह से बाहर निकलते हैं जहाँ उन्होंने रात बिताई थी, लेकिन तभी एक सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पहुँच जाता है। वह बताता है कि उसे डॉक्टर के बैग में लगे एक ट्रैकिंग डिवाइस की मदद से उनकी लोकेशन मिल गई। अब वह उनकी मदद करने आया है और वह यह भी बताता है कि एक और लड़की उनकी मदद करने के लिए तैयार है। इसके बाद वे लोग उस लड़की की लैब की ओर जाते हैं और यहीं से ड्यून की कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगती है। इसके बाद पॉल और उसकी माँ उस लड़की की लैब में पहुंचते हैं। वह उन्हें बताती है कि यह असल में एक टेस्टिंग लैब है। यहीं पर अलग अलग उपकरणों की मदद से रेगिस्तान और सैंडवर्म से जुड़ी चीजों का अध्ययन किया जाता है। पॉल अब अपने पिता की बात याद करता है और फैसला करता है कि वह उनके अधूरे मिशन को पूरा करेगा। वह कहता है कि अगर ड्यून पर राज करना है तो फ्रीमेन लोगों को अपना दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त बनाना होगा, क्योंकि अगर फ्रीमेन साथ आ जाएं तो वे मिलकर सम्राट की सेना का सामना कर सकते हैं। लेकिन तभी सम्राट की सेना को उनकी लोकेशन मिल जाती है। सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। इस हमले में उनकी मदद करने वाला सैनिक भी मारा जाता है। पॉल, उसकी माँ और वह लड़की एक गुप्त सुरंग के रास्ते आगे बढ़ते हैं। लड़की दुश्मनों को रोकने के लिए एक खास उपकरण रेत में लगा देती है। यह उपकरण तेज आवाज और कंपन पैदा करता है, जिससे सैंडवर्म उस जगह की ओर आकर्षित हो जाते हैं। उधर बैरोन के सैनिक उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक विशाल सैंडवर्म अचानक प्रकट हो जाता है और वह सैनिकों को एक ही झटके में निगल जाता है। इसी बीच पॉल और उसकी माँ एक उड़ने वाली मशीन से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ दुश्मन उनका पीछा करते रहते हैं। उनसे बचने के लिए पॉल जानबूझकर अपने विमान को एक खतरनाक रेत के तूफान में ले जाता है। तूफान इतना भयानक होता है कि उनका विमान क्रैश हो जाता है। उधर बैरोन को खबर मिलती है कि पॉल और उसकी माँ रेगिस्तान के तूफान में मर चुके हैं, इसलिए वह आदेश देता है कि अब ड्यून ग्रह के सभी फ्रीमेन लोगों को खत्म कर दिया जाए। लेकिन असल में पॉल और उसकी माँ अभी भी जिंदा होते हैं। वे अपने क्रैश हुए जहाज से रेगिस्तान में जिंदा रहने वाले खास स्टिल सूट ढूंढ लेते हैं, लेकिन तभी एक सैंडवर्म उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसा लगता है जैसे वह उन्हें अभी निगल जाएगा, लेकिन अचानक वह सैंडवर्म रुक जाता है। दरअसल रेत में लगा उपकरण आवाज और कंपन पैदा कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है और वह वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में कई फ्रीमेन योद्धा उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी पॉल को पता चलता है कि यही वही कबीला है जिसका नेता पहले उसके पिता से मिलने आया था। फ्रीमेन लोग यह देखकर हैरान हो जाते हैं कि सैंडवर्म ने पॉल को नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए वे सोचने लगते हैं कि शायद पॉल वही चुना हुआ व्यक्ति है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। यहीं पर पॉल की मुलाकात पहली बार उस रहस्यमयी लड़की चानी से होती है। यही वही लड़की है जिसे पॉल बार बार अपने सपनों में देखता आया था, लेकिन पॉल उसे अपने सपनों के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन असली युद्ध अभी बाकी है। फ्रीमेन योद्धा अब पॉल और उसकी माँ को अपने कबीले में ले जाने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से एक योद्धा पॉल पर भरोसा नहीं करता। वह कहता है कि अगर पॉल सच में इतना काबिल है तो उसे खुद को साबित करना होगा। वह पॉल को चुनौती देता है, अगर पॉल सच में एक योद्धा है तो उसे उससे लड़कर दिखाना होगा। यह सुनकर पॉल लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसी समय उसे फिर से एक विजन दिखाई देता है और उस विजन में एक आवाज उसे कहती है, अगर तुम अपने अंदर छिपे हुए उद्धारकर्ता को जगाना चाहते हो तो पहले अपने पुराने स्वरूप को खत्म करना होगा। इसके बाद फ्रीमेन योद्धा पॉल को वही चाकू देता है जिसे उसने पहले अपने सपनों में देखा था। उधर चानी पॉल से कहती है, मैं तुम्हें कोई उद्धारकर्ता नहीं मानती, मैं तुम्हें यह चाकू इसलिए दे रही हूँ ताकि अगर तुम मर भी जाओ तो एक सच्चे योद्धा की तरह मर सको। इसके बाद पॉल और उस फ्रीमेन योद्धा के बीच भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। पहली बार पॉल किसी इंसान के साथ जानलेवा युद्ध लड़ रहा होता है। पॉल की माँ जेसिका उसे देखकर घबरा जाती है। वह कहती है, पॉल हत्यारा नहीं है, उसने आज तक किसी को नहीं मारा। लेकिन अब पॉल समझ चुका होता है कि अगर उसे इस दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे खुद को बदलना होगा। आखिरकार लड़ाई के अंत में पॉल उस योद्धा को मार देता है और यही वह पल होता है जब पॉल का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब फ्रीमेन लोग पॉल की ताकत और हिम्मत देखकर उसे स्वीकार कर लेते हैं। पॉल उन्हें बताता है कि वह उनके साथ मिलकर सम्राट की सेना के खिलाफ लड़ना चाहता है और ड्यून ग्रह को आजाद कराना चाहता है। फ्रीमेन लोग उसकी बात मान लेते हैं और उसे अपने कबीले के साथ ले जाते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं वे देखते हैं कि एक फ्रीमेन योद्धा विशाल सैंडवर्म पर सवार होकर आ रहा है। यह देखकर पॉल को एहसास होता है कि फ्रीमेन लोग इस खतरनाक रेगिस्तान के असली मालिक हैं। तभी चानी मुस्कुराते हुए कहती है, यह तो बस शुरुआत है और यहीं पर ड्यून की कहानी का पहला अध्याय खत्म हो जाता है, लेकिन असली युद्ध अभी शुरू होना बाकी है और यही फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए ऐसे मूवी एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए।